मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकंड के विद्यार्थियों को आज पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि साख के बारे में जानकारी दूंगा। पंचवर्षीय योजना में जब प्रथम योजना की बात करें तो प्रथम योजना काल में सरकार, सहकारी समितियां और अन्य वित्तीय संस्थाओं के मार्फत कृषि के लिए कुल मिलाकर 125 करोड़ रुपए कृषि साख उपलब्ध कराने का प्रावधान था, लेकिन वास्तव में 43 करोड़ रुपए की साख ही उपलब्ध हुई। इसमें 30 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण, 10 करोड़ रुपए के मध्यकालीन ऋण तथा केवल 9 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण थे। तो ये सिनारियो था फर्स्ट योजना के अंदर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपन देखें तो सरकार, सहकारी संस्था और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल मिलाकर 241 करोड़ रुपए की कृषि साख प्रदान की गई, जिसमें 203 करोड़ रुपए अल्पकालीन तथा मध्यकालीन साख और 38 करोड़ रुपए की दीर्घकालीन साख की व्यवस्था की गई। तृतीय जैसा कि बच्चों आप जानते हो, पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की है। ऐसे विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अपन देखते जा रहे हैं कि कृषि साख की स्थिति क्या रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि साख के लिए 675 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान था, पर वास्तव में सहकारी समितियों सरकार द्वारा 550 करोड़ रुपए की एग्रीकल्चरल क्रेडिट उपलब्ध कराया गया। इसमें से अल्पकालीन साख की मात्रा 150 करोड़ रुपए और मध्यम और दीर्घकालीन की मात्रा 400 करोड़ थी। चतुर्थ योजना जो है, इस योजना में सरकार और सहकारी समितियों द्वारा 1050 करोड़ रुपए की कृषि साख उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 750 करोड़ रुपए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन कृषि साख पर और 100 करोड़ रुपए दीर्घकालीन साख के लिए निर्धारित किए गए। पांचवी योजना जो थी, जो कि 1974 से लेकर 78 के बीच में थी, इस योजना के अंत में ग्रामीण साख की उपलब्धता जो है 1977-78 में अल्पकालीन ऋण के लिए 1650 करोड़ रुपए, मध्यकालीन ऋण के लिए 235 करोड़ रुपए और दीर्घकालीन ऋण जो है वो 410 करोड़। पांचवी योजना के बारे में अपन ने देखा। अब छठी योजना के बारे में, ग्रामीण साख की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए छठी योजना में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 5,415 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। इसमें से अल्पकालीन ऋणों की मात्रा 4,000 करोड़ रुपए, मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋणों की राशि 1,415 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। सातवीं योजना की बात करें, जो 1985 से 90 के बीच में थी, इस योजना में कृषि क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। सहकारी कृषि साख का लक्ष्य 1989-90 के लिए 7,070 करोड़ रुपए और व्यापारिक बैंकों एवं क्षेत्रीय बैंकों द्वारा प्रदत्त साख राशि का लक्ष्य 5,500 करोड़ रुपए रखा है, किंतु योजना के अंत तक सहकारी कृषि साख 5,082 करोड़ रुपए तथा बैंकों की साख लगभग 7,515 करोड़ रुपए रही। आठवीं योजना में कृषि के तीव्र विकास हेतु पर्याप्त संस्थागत साख उपलब्ध कराने का प्रयास रहा। इसमें 1996-97 के अंत तक साख जो है वो 26,411 करोड़ रुपए पहुंचाई गई। नवी योजना 1997 से 2002 में, इसमें जो है 2001-2 तक बढ़ती नवी योजना के अंदर साख जो है 64,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का एस्टीमेट है। 10वीं योजना 2002 से लेकर 7 के बीच में लघु एवं सीमांत कृषकों तथा कमजोर तबके के किसानों को उत्पादन में उन्नत तकनीक एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उत्पादन साख के रूप में 3,59,701 करोड़ रुपए और निवेश साख के लिए 3,76,869 करोड़ रुपए, अर्थात कुल मिलाकर 7,36,570 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 में कृषि साख जो है और बढ़ती गई
और ये अगर देखें 2011-12 में बढ़कर के 5,11,029 करोड़ रुपए हो गई। अब हमने देखा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हमने जानने की कोशिश की है कि कैसे उत्तरोत्तर जो है वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है बढ़ता गया। अब हम देखें कि भारत में कृषि साख की कमियां क्या है। तो कमियों में सबसे पहली कमी यह है, महाजनों का प्रभुत्व है। कृषि साख में महाजनों का प्रभुत्व है, वे कृषकों का शोषण करते हैं। एक बार जो किसान महाजनों के चंगुलों में फंस जाता है वह पीढ़ियों तक ऋणी बना रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे संस्थागत साख में वृद्धि होने से लोग जो है वो इस चीज़ को समझ रहे हैं और अपने आप को महाजनों के चंगुल से दूर रख रहे हैं। दूसरा, अपर्याप्तता। ग्रामीण साख समिति के अनुमानों के अनुसार 1973-74 के अंत तक साख की कुल आवश्यकता 4,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी, पर सरकार एवं सहकारी समितियों द्वारा केवल 1,050 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान था। तीसरा, हम देखें कि कृषि साख में कमी के रूप में ब्याज का अत्यधिक भार। कृषकों को ऊंची ब्याज दरों पर ऋण दिया जाता है तो बहुत बार औपचारिकताओं को पूरा करने में भी उन्हें भारी व्यय भार उठाना पड़ता है। सहकारी संस्थाओं द्वारा 10% से 12% ब्याज भी भार स्वरूप लगता है। समय पर ऋण का अभाव, किसानों को ऋण समय पर नहीं मिल पाता है। अनावश्यक विलंब होने से ऋण की कोई विशेष उपयोगिता नहीं रह जाती है। पक्षपात होता है, ऋण देने में पक्षपात भी बहुत अधिक होते हैं। समृद्ध किसानों में जमींदारों को ऋण मिल जाते हैं। छोटे और निर्धन किसान जिन्हें ऋणों की ज़्यादा आवश्यकता होती है ऋणों से वंचित रह जाते हैं। संस्थागत वित्त की न्यूनता। भारत में संस्थागत कृषि वित्त देश की आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही न्यूनतम भाग है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार 1951 में सहकारी समितियां कृषि साख को 3.1% भाग, सरकार 3.3 भाग व बैंक केवल 0.9 भाग प्रदान करते थे। अब इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और कृषि साख अनेक दोषों से परिपूर्ण है। इसलिए गोरवाला समिति ने बताया था कि साख कृषक की उसी प्रकार सहायता करता है जिस प्रकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गोरवाला समिति ने कहा है कि जो है फार्मर्स की जो है सही टाइम पे मदद की जानी चाहिए एग्रीकल्चरल क्रेडिट को पहुंचाने में। कृषि साख विस्तार के सुझाव क्या हैं? पहला यह है कि सहकारी समितियों का विस्तार और विकास करने के लिए कृषकों में सहकारिता आंदोलन को तेज करना चाहिए और सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में कुशलता, धोखाधड़ी पर नियंत्रण तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करके सहकारी साख को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। व्यापारिक बैंकों को कृषि साख में अधिकाधिक सहयोग देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए और सहकारी संस्थाओं के सहयोग से ऋण व्यवस्था उपयुक्त रहेगी। संस्थागत कृषि साख को बढ़ावा देने के लिए सरकार सहकारी साख समितियों, व्यापारिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहिए। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का विकास दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति के लिए किया जाना आवश्यक है। इसमें रिजर्व बैंक, कृषि वित्त निगम तथा कृषि पुनर्वित्त निगम को भूमि बंधन बैंकों के लिए अधिक ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए। उत्पादक ऋणों पर जोर दिया जाना चाहिए तथा अनुत्पादक ऋणों को हतोत्साहित करना चाहिए। उत्पादक ऋण ये हो सकते हैं कि आपको फसल को उगाने के लिए आपको लोन चाहिए, ये उत्पादक ऋण हो गया। अनुत्पादक ऋण है कि आपको अपने पुत्री के विवाह के लिए लोन की ज़रूरत है, वो अनुत्पादक ऋण हो गया। तो ऐसे अनुत्पादक ऋणों को हतोत्साहित करना चाहिए जो एग्रीकल्चर के हिसाब से ना लेके किसी और पर्पज से लिए जाते हैं। महाजनों की गतिविधियों पर नियंत्रण करना जरूरी है। कृषकों को ऋण नकद में न देकर वस्तुओं अथवा संपत्तियों के रूप में दिया जाए तो ऋणों के अनुत्पादक उपयोग पर रोक लगाने से ऋणों का प्रयोग उसी कार्य के लिए हो सकेगा जिसके लिए वास्तव में ऋण लिया गया है। तो ये कुछ बातें थी जिसमें हमने जो है जानने की कोशिश की है कि क्या क्या समस्याएं आती है। अब हम एक जो नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं।
तो देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए 12 जुलाई 1982 को एक शीर्षस्थ बैंक के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। इस बैंक की स्थापना से समन्वित ग्रामीण विकास, कृषि, लघु उद्योगों, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों, हस्तकला उद्योगों और अन्य ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों के लिए अल्पकालीन ऋणों की पुनर्वित्त सुविधा के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। यह बैंक व्यापारिक बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों के लिए दिए गए ऋणों की एक शीर्षस्थ बैंक के रूप में पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है। तो हमने देखा है कि नाबार्ड ने जो है वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में अपना जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। यह बैंक जो है ग्रामीण वित्त की व्यवस्था राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सरकारों को ऋणों तथा बैंकों के अल्पकालीन ऋणों की पुनर्वित्त व्यवस्था के रूप में करता है। बैंक द्वारा 1982-83 के दौरान 4,957 परियोजनाएं स्वीकृत कर उन्हें 1,268 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया। वहीं 1989-90 में नाबार्ड के द्वारा 9,211 परियोजनाओं के लिए 2,039 करोड़ का ऋण मंजूर किया गया। बैंक ने अपनी स्थापना के बाद 31 मार्च तक 2,25,000 परियोजनाओं के लिए 81,090 करोड़ के ऋण मंजूर किए गए। इसमें से 45,600 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। तो हमने देखा कि नाबार्ड पुनर्वित्त व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंकों तथा सरकारों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। नाबार्ड द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित वित्तीय सहायता में निरंतर वृद्धि होती रही है। तो इस तरह से हमने देखा है कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अपना प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू।